वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में बताया था और इसके साथ साथ उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, यानी कि हाइड्रोजन के जुड़ने और अलग होने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, और ऑक्सीजन के जुड़ने और अलग होने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, अलग होने का मतलब वियोजन के आधार पर। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं और इसी प्रकार से जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं उनके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्यागने के आधार पर भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपको मेरे साथ रिवाइज करते रहना है और साथ में क्या है, अपनी जो कॉपी है उसमें नोट करते रहना है ताकि आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे को लगता है कि जहां तक आपको ये ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि मैं आपको हमेशा लिख के बताता हूं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, यानी कि केमिकल रिएक्शन एवं कैटालिस्ट। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं जब हमारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन, उसके बाद एक और देखिए उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसके बाद जो नंबर आता है उत्प्रेरक का नंबर। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी के तत्व देखते हैं 1 से 30 तक। मेरे साथ आप बोलते चलिए और रिवाइज होता जाएगा। पहला जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और 17वें नंबर पर यानी 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। ठीक है, अब 18वां देखते हैं। 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 22 होता है टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और 29 परमाणु क्रमांक कॉपर का, और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, है ही लाई बेवकनॉफ, नी को अलग कीजिए यानी कि नियोन को अलग रखना है, नामागल सिप्सकल, इसके बाद आर्गन को अलग रखना है, फिर याद रखना है ककस्टिव, यहां से किरमन, यहां से फिकोनी और कजन। ठीक है, इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली यही याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जेडेन का कितना होता है 30 परमाणु क्रमांक होता है, उसी प्रकार से देख लीजिए बोरॉन का कितना परमाणु क्रमांक होता है 5 परमाणु क्रमांक होता है। आगे देख लीजिए कि सिलिकॉन का कितना होता है 14 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, स्कैंडियम का कितना होता है 21 परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का कितना होता है 18 परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 परमाणु क्रमांक होता है। तो इस प्रकार से ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को देखेंगे हम। ऑक्सीकरण को कहा जाता है इंग्लिश में ऑक्सीडेशन
और अपचयन को कहा जाता है रिडक्शन। ओके, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन को हम अलग अलग आधारों पर हम देखेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन मतलब क्या होता है कि हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे जिनमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन का वियोजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना होता है। ठीक है, को बता दूं, जो ऑक्सीकरण होता है इस आधार पर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर और वियोजन के आधार पर अपचयन होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, वे अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो अभिक्रिया अपचयन कहलाती हैं या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम का फीता होता है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना हुआ है। ठीक है, यानी कि Mg के साथ ऑक्सीजन है वो जुड़ गई है और उसके आधार पर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया होगी ये होगी ऑक्सीकरण। कौन सी, ऑक्सीकरण, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए ऑक्सीकरण के, सल्फर होता है, यह भी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया, यह भी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है, यानी कि सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब देख लेते हैं कुछ अपचयन के उदाहरण। अपचयन में क्या करना है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, यानी कि ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होगी तो वो अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि वापस जोड़ा जाए तो हमें मैग्नीशियम प्राप्त हो जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से बन जाता है वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो यह अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन। ठीक है, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आगे जब तोड़ा जाता है तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को के साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, तो यहां पर क्या ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको कल एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ाया था, यानी कि जब पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है KCl और इसके साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए यहां पर साफ लिख देता हूं KClO3। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, कोई बात नहीं। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, KCl। ठीक
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं 3O2, उसको कर देते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लगा देते हैं 2। यहाँ पर 2 लगाने पर यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से यह अभिक्रिया होती है वो संतुलित हो जाती है। ये जो अभिक्रिया है ये भी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या बताया था मैंने, अपचयन में हमेशा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई है। और ऑक्सीकरण में क्या बताया था, ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाएगी, तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो गया, संयोग हो गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हुआ, अपचयन हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई है। इसी प्रकार से जो पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है और क्या बाहर निकली है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकली है, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑक्सीजन के साथ संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट केस है वो होगा हाइड्रोजन के साथ संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये रफ करता हूं और फिर अपन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के साथ संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के जुड़ने या संयोग करने तथा बाहर निकलने के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो जुड़ने का मतलब संयोग करना और निकलने का मतलब वियोजन, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, आसान भाषा में मैंने आपको लिख दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थों के साथ हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ठीक है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, क्यों में हाइड्रोजन बाहर निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोजन होता है, ठीक है। तो उसे तो कहेंगे ऑक्सीकरण। और अपचयन किसे कहेंगे, यानी कि रिडक्शन किसे कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन संयोग करती है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ती है, जिनमें हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाती है, वो कहेंगी अपचयन। तो क्या याद रखना है, मैंने आपको ऑक्सीजन के आधार पर बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। उसी प्रकार हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, जस्ट उल्टा है, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को आपको पूछा जाए तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, उल्टे होंगे। यानी कि यदि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी तो अपचयन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो क्या होगा, अपचयन होगा, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो ऑक्सीकरण होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है यदि जो एथेनॉल होता है, यानी कि जो एथिल एल्कोहल होता है, इसको गर्म किया जाता है तो वो एथिल एल्डिहाइड में बदल जाता है, यानी कि एथेनॉल में बदल जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, यह क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, इसको कहा जाता है एथेनॉल। एथिल एल्कोहल के बारे में आपको कल बताया था, किसमें काम आता है, ये मदरा बनाने में काम आता है, शराब में काम आता है, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है एथेनॉल में, किसमें, एथेनॉल में। तो CH3CHO, इसको कहा जाता है एथेनॉल, यानी कि एथिल एल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीकरण का, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6,
यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 और 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये अभिक्रिया तो पूरी तरह से कैसी हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें आप देख लीजिए हाइड्रोजन कहाँ से निकली है, क्योंकि हाइड्रोजन निकली है इस एथेनॉल में से। किसमें से, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु मैंने आपको बताए थे, 3 और 2 5 1 6, और एथेनॉल का निर्माण हुआ है तो उसमें कितने बने, 3 और 1 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन होते हैं वो किसके रूप में बन गए, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जो एथेनॉल होता है ये एथेनॉल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपचयन का उदाहरण। अपचयन का एक उदाहरण, बेस्ट उदाहरण तो ये है, जो एथीन होता है, एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बनता है। तो जब एथीन होता है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन पढ़ रहे हैं। तो अपचयन में क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ संयोग हुआ, तो एथीन होता है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जब संयोग करता है तो एथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथेन, यानी कि CH3 का निर्माण होता है। ये क्या होता है, एथेन। किसका निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 और 2 6 हो गए। यानी कि जो एथीन होता है, ये होता है एथीन, ये हो गया एथेन। एथीन होता है वो एथेन में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इस एथीन में संयोग होता है। इसी कारण यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जो क्लोरीन गैस होती है, ये जब हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करती है तो निर्माण होता है 2HCl का। किसका निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। यानी कि जो क्लोरीन गैस होती है वो इस HCl में क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है, अपचयित हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, यदि हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है तो अपचयन हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। और यदि हाइड्रोजन अलग होती है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीकरण होता है। बस इतना सा ही याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन के जोड़ने एवं निकलने के आधार पर। इससे पहले हमने देख लिया ऑक्सीजन के जोड़ने एवं बाहर निकलने के आधार पर, ठीक है। तो ये नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ही हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को डिफाइन करेंगे, नहीं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जो विद्युत धनी तत्व होते हैं, विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। इसी प्रकार से विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने एवं बाहर निकलने यानी कि उनके वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो है कि धन, ऐसे लिख देते हैं, विद्युत धनी तत्वों के जोड़ने एवं बाहर निकलने या फिर वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की, यानी कि ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है किसके आधार पर, हम देख रहे हैं विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। इनमें विद्युत धनी जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अपचयन की, रिडक्शन की। रिडक्शन यानी अपचयन में क्या होता है कि इसमें अभिक्रिया के दौरान जो विद्युत धनी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इनमें विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है, का संयोग होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे H2S गैस होती है, ठीक है। यदि H2S गैस होती है, यदि वो क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो निर्माण होता है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और इसके साथ में जो सल्फर है वो बाहर निकल जाता है। H2S को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, क्लोरीन आपको पता ही है इसके बारे में, ये क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर ऐसे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक बनता है, अम्ल बनता है, और ये सल्फर बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सल्फर बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने जो उदाहरण बताया ये किसका होने वाला अपन खुद देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं H2S में क्या होता है? H प्लस होता है और S-2 होता है। ठीक है, क्या होता है? H प्लस होता है और S-2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन तो होता है वो कैसा होता है? धन विद्युतीय तत्व होता है। कैसा होता है? धन विद्युतीय तत्व होता है। और जो सल्फर आयन होता है वो एक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ठीक है, यहां पर क्या है? क्लोरीन, ये कैसा हो गया? Cl-, ये भी क्या है? एक ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि उत्पाद में बनता है जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक धन विद्युतीय तत्व होता है एक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इस H2S में से ये हाइड्रोजन जो धन विद्युतीय तत्व होता है वो क्या हो गया? बाहर निकल जाता है। यानी कि H2S में से ये बाहर निकलेगा तभी तो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है जो क्या हो जाता है? यहां से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने पर निर्माण होता है HCl का। किसका? HCl का। तो ये कहलाती है अभिक्रिया ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था ऑक्सीकरण के बारे में? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व होते हैं वो अभिक्रिया में क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो हमने जब रासायनिक अभिक्रिया देखी तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड में देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में रहेगा और सल्फर है वो S-2 के रूप में रहता है। यानी कि हाइड्रोजन विद्युत धनी तत्व होता है और सल्फर होता है वो विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो अभिक्रिया के बाद हमें HCl प्राप्त होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो H2S में से बाहर निकल जाता है और क्लोराइड के साथ जुड़कर HCl का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, और एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इसका एक और एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल से पहले मैंने आपको शायद ये संतुलित नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है? सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2। इस तरह से यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो निर्माण होता है पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, और इसके साथ में जो आयोडीन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर पोटेशियम 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आयोडीन के परमाणु कितने देखे? 2 दे रखे। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो क्या यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? देख लेते हैं। जो पोटेशियम होता है वो K+ के रूप में रहता है, यानी कि ये विद्युत धनी तत्व होता है, और जो आयोडीन होता है वो I- के रूप में रहता है, यानी कि ये विद्युत ऋणी तत्व होता है। ठीक है, तो कोई भी जो योग होगा उसमें एक विद्युत धनी तत्व होगा, एक विद्युत ऋणी तत्व होगा। ठीक है, तो जो पोटेशियम होता है वो विद्युत धनी तत्व होता है जो क्लोरीन के साथ संयोग करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, यानी कि एक विद्युत धनी तत्व होता है वो इसमें बाहर निकलता है और क्लोरीन के साथ संयोग करता है और निर्माण किसका करता है? पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो कोई भी तत्व होता है जो विद्युत धनी तत्व होता है वो बाहर निकलता है। तो इसमें जो पोटेशियम है वो एक विद्युत धनी तत्व होता है, वो यहां से पोटेशियम आयोडाइड से बाहर निकलता है और क्लोरीन के साथ जुड़ के पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसी कारण यह अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि अपचयन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो अपचयन के एग्जाम्पल देखते हैं। अपचयन में क्या होता है कि विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है? संयोग होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है वो अपचयन कहलाती हैं। ठीक है, तो अपचयन का एग्जाम्पल देखते हैं। जो क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, जब वो मैग्नीशियम के साथ संयोग करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl का निर्माण होता है। ठीक है, Cl2 यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इस तरह से यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाती है। तो इसमें आप देखिए
इसमें क्या है, जो क्लोरीन गैस होती है, कौन सी गैस, जो क्लोरीन गैस होती है वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो क्या ये अभिक्रिया है वो क्या ऑक्सीकरण है या अपचयन है? यहाँ पर हमको क्या देखना है, जो मैग्नीशियम होता है मैंने आपको बताया था ये कैसा होता है, धन विद्युतीय तत्व होता है। ये Mg+2 के रूप में रहता है। ये Mg+2 के रूप में क्यों रहता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12 परमाणु क्रमांक होता है। कोई भी तत्व होता है उसके बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कैसा रहता है, स्थायी रहता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक हो गया। पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और लास्ट में कितने बच जाते हैं, 2। ठीक है, तो 12 परमाणु क्रमांक यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को बताता है और किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नीशियम होता है उसका 12 परमाणु क्रमांक होता है जिसका इलेक्ट्रॉन में विन्यास आएगा 2, 8 और 2 करके। तो इसके कितने हो गए, 12 हो गए। तो पहले कोश में 2 हैं, दूसरे कोश में 8 हैं और तीसरे कोश में भी इसके 8 हो जाते हैं तो ये स्थायी बन जाता है। कोई भी तत्व होता है वो हमेशा स्थायी होने का प्रयास करता है। यदि इसको 6 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं, कितने मिल जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्थायी हो जाएगा। या फिर इसके पास एक ऑप्शन रहता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो इसमें बच जाते हैं 2, 8। क्या बच जाते हैं, 2, 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है तो ये इस प्रकार से भी स्थायी बन जाता है। तो इसके पास जो बेस्ट चॉइस रहती है वो तो यही रहती है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, क्योंकि इसको स्थायी होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको 6 तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ये अपने 2 दे देगा। तो ये अपने जब 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा तो ये बन जाएगा Mg+2 के रूप में। ये क्या हो गया, एक विद्युत धनी तत्व हो गया। तो जब क्लोरीन के साथ जब विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और यह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, विद्युत धनी तत्व है जिसका क्या हो गया, संयोग हो गया। तो ये हो गया विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने के आधार पर यदि विद्युत धनी तत्व जुड़ जाता है तो अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और यदि विद्युत धनी तत्व बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहती है यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर अपचयन के बारे में। ओके, तो मैं ये रफ कर देता हूं। तो अब देखते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, संयोग होता है। संयोग होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन के बारे में, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है का वियोजन होता है तो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, चल एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ संयोग होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, यहां पर 2 लगा देते हैं तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, हमने देखा कि Cl है, जो क्लोरीन होता है वो Cl- के रूप में रहता है तो ये क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व होता है। यदि किसी भी अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण।
ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का होता है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है वो ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है, निर्माण करता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। यानी कि मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ संयोग होने के कारण इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है किसके रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और यह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है। अब देखते हैं अपचयन का उदाहरण। जब फेरिक क्लोराइड FeCl3 इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तो बनता है फेरिक क्लोराइड FeCl2। ये क्या होता है, फेरिक, ये होता है क्लोरेट, ठीक है, ये होता है क्लोराइड। तो इसकी बाद में बन जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? FeCl3 कितने, 2 हैं, यहाँ पर Cl3 2 बन जाते हैं। H2 कितना है, 2, यहाँ पर H2 1 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 हो गए। Cl कितने हो गए, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर कितना लगाते हैं, 2 लगा देते हैं। अब कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया कैसे हो जाती है, संतुलित अभिक्रिया हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था अपचयन में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो बाहर निकलता है वो कहलाती है अपचयन कहलाती है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो Fe होता है ये +2 के रूप में रहता है, यानी कि ये तो हो गया धन विद्युतीय तत्व, और क्लोरीन होता है वो माइनस के रूप में होता है, ये हो गया ऋण विद्युतीय तत्व। जब ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो इस अभिक्रिया में बाहर निकलता है और किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और निर्माण करता है HCl का। ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ है, जो फेरिक जो क्लोरेट होता है, ठीक है, इसका अपचयन हो जाता है किसके रूप में, फेरिक क्लोराइड के रूप में। ये क्या हो गया, अपचयन हो गया किसके रूप में, फेरिक क्लोराइड के रूप में। ठीक है। और इसमें जो क्लोरीन होता है यानी कि Cl- जो होता है, Cl- जो विद्युत ऋणी तत्व होता है वो इस अभिक्रिया में बाहर निकलता है और जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HCl का निर्माण करता है। इसी कारण यह अभिक्रिया क्या हो गई, यह अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर और बाहर निकलने के आधार पर, हाइड्रोजन के जुड़ने और बाहर निकलने के आधार पर, और इसके बाद हमने पढ़े थे कि विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने एवं बाहर निकलने के आधार पर और विद्युत धनी तत्वों के बाहर निकलने और जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। एक बार हम ऑक्सीकरण और अपचयन को एक तरह से पूरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चारों आधार पर। ठीक है। मैं यहाँ से ये मिटा देता हूं, ओके, और फिर इनको हम देखते हैं। ये आपको समझ में तो आ गए होंगे। ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, और फिर भी आपको समझ नहीं आए तो मेरे को एक बार बता देना कमेंट करके, लेकिन आपको समझ में आ जाने चाहिए। मैंने आपको यहाँ इस तरह से डिफाइन किया है कि आपको ये समझ में अच्छे से आने चाहिए। चलिए, ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन ठीक हो गया, आपको विजुअल हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। चलिए, और क्या पढ़ा हमने, अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर। ठीक है। किसके आधार पर, ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के बाहर निकलने के आधार पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग करता है, तो वो तो कहलाएंगे ऑक्सीकरण। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, वो अपचयन कहलाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो कहलाएंगी ऑक्सीकरण, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर संयोग करता है वो कहलाएंगे अपचयन। ठीक है। अब बात करते हैं हम धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर। ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं ऑक्सीकरण। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है, वो कहलाती हैं अपचयन। ठीक है। अब बात करते हैं हम ऋण विद्युतीय तत्व के बारे में। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें
ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है, वो कहलाती है ऑक्सीकरण। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का वियोजन होता है या फिर बाहर निकलते हैं, वो कहलाते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये इनमें मेजर क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के जुड़ने एवं वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, धन विद्युतीय तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर, और ऋण विद्युतीय तत्वों के वियोजन और संयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ये हो गया अपचयन। आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो अपचयन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जोड़ेगी तो अपचयन। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीकरण, धन विद्युतीय तत्व का संयोग होगा या फिर जुड़ जाएंगे तो अपचयन, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाएंगे तो ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाएंगे तो अपचयन। ठीक है, आपको ये समझ के आपको अच्छे से याद रखना है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया, हमने पढ़ लिया इन चारों के आधार पर। अब एक और रह गया है, इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर, कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, धनायन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई तत्व परमाणु जब धनायन बनाता है तो वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जब कोई तत्व धनायन बनाएगा तो क्या होगा, धनायन में वृद्धि होगी। ठीक है, धनायन बनेगा इसका मतलब क्या है, ऋणायन में कमी आएगी, यानी कि इसमें और क्या होता है, ऋणायन में कमी आती है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम, तो सोडियम क्या एक तत्व है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। ठीक है, और साथ में इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। तो ऐसे परमाणु या तत्व जो क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है। ठीक है, इसके साथ में धनायन बनाते हैं, यहां पर क्या है, ऋणायन में कमी आ गई और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन में वृद्धि करते हैं, ऋणायन में कमी करते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे तत्व और परमाणु के द्वारा जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में धनायन में वृद्धि की जाती है, यानी कि परमाणु होता है वो धनायन बनाता है, ऋणायन में कमी की जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और सोडियम आयन में बदल जाता है। इसी प्रकार से जो क्लोरीन आयन होता है, ठीक है, वो क्लोरीन आयन होता है, वो यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, तो वो क्लोरीन में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक क्लोरीन पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यदि ये क्लोरीन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो माइनस का जो 2 चार्ज बनना है, एक क्लोरीन का 1 और माइनस 2 क्लोरीन का 2 बन गया। ठीक है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो माइनस और माइनस से क्या कट जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये Cl2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी कि क्लोराइड आयन का क्लोरीन के रूप में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, और देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि Fe+2, इसे कहा जाता है फेरस। क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। ये अभिक्रिया करता है और यह फेरिक बनाता है, Fe+3 बनाता है और साथ में एक आयन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहर निकाल देता है। तो इस फेरस का इस फेरिक में क्या हो गया है,
ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, यानी कि Fe+2 से Fe+3 में, यानी कि Fe+3 कब बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है? धन आयन में वृद्धि होती है, यानी कि धन आयन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यहां पर हमने क्या देखा था? यहां पर हमने क्या देखा था? ऋणायन था, लेकिन यहां से ऋणायन हट गया था। ठीक है, तो क्या हो गई? ऋणायन में कमी हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? उदासीन बन गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धनायन में वृद्धि होती है, ठीक है, ऋणायन में कमी होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपचयन अभिक्रियाएं, तो ये यहां से मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा अपचयन, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये जस्ट इससे उल्टा है, ऋणायन में वृद्धि होती है, ठीक है, जब कोई तत्व होता है या परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इनमें क्या होता है? धन आयन में कमी आती है, धन आयन में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको क्लोरीन का बताया था, तो इसमें क्या हुआ था? हमने क्लोराइड आयन को ऑक्सीकृत कर दिया था, किसमें? क्लोरीन में। यदि क्लोरीन होता है, ठीक है, यदि क्लोरीन गैस होती है, यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, तो इसका अपचयन हो जाएगा किसमें? क्लोराइड आयन में। किसमें? क्लोराइड आयन में अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? क्लोरीन गैस का अपचयन हो जाता है किसमें? क्लोराइड आयन में। यानी कि क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, यहां पर क्या था? उदासीन था, और यहां पर वृद्धि किसमें हुई है? ऋणायन में वृद्धि हुई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋणायन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, धनायन में कमी होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे Mg+2 के रूप में रहता है मैग्नीशियम। ठीक है, यदि ये मैग्नीशियम, इसमें क्या है? ये 2 धनायन बनाता है। यदि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो ये उदासीन हो जाएगा और ये Mg के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, Mg+2 होता है, मैग्नीशियम होता है, वो मैग्नीशियम का धनायन है। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो वो मैग्नीशियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसमें क्या हुआ? यहाँ पर देख लीजिए, +2 से ये Mg बन गया, यानी कि हमने क्या देखा था? धनायन में कमी आई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? धनायन में कमी आ गई। ठीक है, और देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया गया, तो ठीक है, और देख लीजिए इसके साथ साथ क्या हुआ? ऋणायन में वृद्धि हुई है, यानी कि धनायन में कमी आ गई, तो ऋणायन में वृद्धि ही हुई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या? उदासीन बन गया है, तो इसी कारण यह क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जो मैग्नेट आयन होता है, मैग्नेट आयन MnO4-, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पर ये बन जाता है पर मैग्नेट के रूप में, MnO4-2 के रूप में। तो ये तब क्या हो गया? मैग्नेट। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये बन गया पर मैग्नेट। तो क्या हुआ? यहां पर ऋणायन में क्या हुई? वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, तो इसी कारण यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धनायन में वृद्धि होती है और कोई तत्व परमाणु जब धनायन बनाता है, ठीक है, या फिर ऋणायन में कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो वो हो गई ऑक्सीकरण। ठीक है, अपचयन का देख लीजिए, ऋणायन में वृद्धि होनी है, कोई परमाणु तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, धनायन में कमी आएगी, तो वो क्या रहेगी? अपचयन। दोनों का जस्ट उल्टा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, यानी कि जो परमाणु, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे परमाणु को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है और खुद क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जो क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और यहाँ पर ये Cl- के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका यहाँ पर क्या हो गया है? इसका अपचयन हो गया, यानी कि क्लोरीन है वो अपचयित हो चुका है क्लोराइड आयन के रूप में। ठीक है,
तो उसी प्रकार से जो कोई परमाणु होता है वो जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देने के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, यानी कि एक परमाणु या तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, क्योंकि किसी ना किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और किसी दूसरे परमाणु या तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये अभिक्रिया यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब एक साथ चलती रहती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब एक साथ चलती रहती हैं तो इसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं, पहले मैं रफ कर देता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक तत्व का तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, और दूसरे तत्व का अपचयन होगा। जब ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो यह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से साथ करवाई जाती है तो निर्माण होता है जिंक सल्फेट का, Zn SO4 प्लस कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो Zn SO4 प्लस कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। ये अभिक्रिया मैंने आपको कब बताई थी? मैंने बताई थी विस्थापन अभिक्रिया। किसके रूप में? विस्थापन के रूप में बताई थी। ठीक है, विस्थापन के रूप में बताई थी ना, यानी कि एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का क्या कर दिया गया? डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, इसको विस्थापित कर दिया गया। मैंने आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था। तो Zn होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है बजाय किसके? कॉपर के। इसलिए ये क्या करता है? कॉपर को यहाँ से बाहर फेंक देगा और खुद इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो ये मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी तब बताया था। ठीक है, और ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार है। किसका प्रकार है? रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होना है और अपचयन भी होना है। तो Zn ये रहता है Zn+2 के रूप में। किसके रूप में रहता है? Zn+2 के रूप में रहता है। कैसे रहता है? Zn होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बन जाता है Zn+2 के रूप में। किसके रूप में? Zn+2 के रूप में। यानी कि Zn ने क्या किया है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो ऑक्सीकरण हो गया, ये Zn+2 के रूप में बन गया। और ये कॉपर होता है, यहाँ पर ये कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और खुद बन जाता है किसके रूप में? कॉपर के रूप में। यहाँ पर जो कॉपर होता है वो +2 के रूप में रहता है। यहाँ पर क्या हुआ? ये Zn हुआ। क्या है? Zn। यहाँ पर कॉपर किसके रूप में है? क्योंकि ये यौगिक है तो कॉपर बन गया Cu+2 के रूप में और SO4-2 के रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इस कॉपर के द्वारा Zn के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है और ये कॉपर के रूप में बाहर निकल जाता है और इस कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पर अपचयन हो जाता है। क्योंकि अपचयन में मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? जो Zn था उसका निर्माण हो गया Zn SO4 के रूप में, क्योंकि Zn+2 बन गया और SO4-2 ऑलरेडी था। तो Zn+2 और SO4-2 मिलकर Zn SO4 का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर Zn का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। Zn का ऑक्सीकरण हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं Zn के द्वारा, इसको कॉपर जो Cu+2 था इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी कारण इस कॉपर का यहाँ पर क्या बन जाता है? अपचयन बन जाता है, यानी कि अपचयन इसका हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे तत्व का अपचयन होता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स या फिर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी तरह से बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि एक तत्व का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे और इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण किसी दूसरे तत्व का अपचयन हो गया। यानी कि एक तत्व होता है वो खुद ऑक्सीकृत होता है और दूसरे तत्व को अपचयित करने में मदद करता है, तो वह तत्व कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार
एक तत्व क्या करता है, वो खुद तो क्या होता है, अपचयित होता है और दूसरे तत्व को ऑक्सीकृत होने में मदद प्रदान करता है और वो तत्व कहलाता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अपचायक वे तत्व होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकारक वे तत्व होते हैं जिनका अपचयन होता है, इनका अपचयन होता है। यानी कि अपचायक वे पदार्थ होंगे, वे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही, रिसीवर, ठीक है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है, वो अपचायक कहलाते हैं। और जो तत्व जिनका अपचयन होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यहां पर Zn क्या है, इस अभिक्रिया में एक अपचायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके साथ साथ ये कॉपर को किसमें, अपचयित करने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या हुआ, अपचयन हुआ है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर जो ये कॉपर है, कॉपर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉपर एक ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। किसके इलेक्ट्रॉन, Zn द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो कॉपर ने ग्रहण कर लिए हैं, इसी कारण इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यानी कि वो पदार्थ, वो तत्व जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। इसके साथ साथ जो दूसरे पदार्थ, दूसरे तत्व को ऑक्सीकृत होने में मदद करता है, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि अपचायक क्या होते हैं और ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो आज हमने ऑक्सीकरण और अपचयन, ये सारे बेसिस पर हमने चेक कर लिया है कि ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है, वो हमने इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर चेक कर लिए। धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर, ऑक्सीजन के जोड़ने एवं निकलने के आधार पर, हाइड्रोजन के जोड़ने एवं निकलने के आधार पर हमने देख लिए। इनको अलग अलग तरह से हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसके बारे में, उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैटालिस्ट के बारे में, यानी कि उत्प्रेरक के बारे में, और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। तो कल मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और साथ में आपको बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अभी तक पीडीएफ नहीं आई है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद डाल दी जाती है, ठीक है। आप बाद में भी चेक करके देख सकते हो, बाद में भी आप नोट्स बना सकते हो। अभी आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास होती है वो पढ़ सकते हो, ओके। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जोड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को कर सकें। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।